हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की एमसीक्यू सीरीज है और इसमें हम लोग इग्नू के जो बुक्स होते हैं सोशियोलॉजी के, उस पे आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन जो होते हैं उस पे डिस्कस करते हैं। आप सभी को पता है कि मैं इग्नू के बुक में एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होते हैं, बल्कि एमसीक्यू जो क्वेश्चंस होते हैं उसको मैं प्रिपेयर करती हूँ। मैं पहले बुक्स को पढ़ती हूँ और फिर उसमें से प्रश्न को बनाती हूँ कि कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैम प्लीज़ क्वेश्चंस के नंबर्स जो हैं वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए आप। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं भी ट्राई करती हूं, लेकिन वो फिजिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि मुझे सिर्फ 10 क्वेश्चन तैयार करने में कम से कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर मैं 20 क्वेश्चन को अगर प्रिपेयर करना हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हाँ, ये ज़रूर कोशिश कर सकती हूँ कि ये जो सीरीज़ है इसको हम लोग फ्रिक्वेंट डिस्कस किया करें, वीकली 3 टाइम्स ऐसे हम लोग डिस्कस कर लिया करें, तो आप लोगों को ठीक ठाक फिर भी क्वेश्चन मिल जाया करेंगे और एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। और जहाँ तक बात इस सीरीज़ की है, तो मैं ये आप लोगों को आश्वासन दे रही हूँ ज़रूर कि ये जब तक इग्नू के कंटेंट हमारे पास मैं रीड करती रही और जब तक मुझे ये लगा कि हाँ इससे क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, ये सीरीज़ तब तक कंटिन्यू रहेगी। तो आप लोगों को इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं ये सीरीज़ बंद ना हो जाए। मुझे भी अच्छा लगता है कि कुछ जो डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों से डिस्कस करती हूँ और आप लोगों को भी एक अच्छी वाली फीलिंग आती होगी, ये मुझे भी पता है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला पाती हूँ, क्योंकि वो चीज़ फिजिबल नहीं हो पा रहा है। मैं ये देख रही हूँ, मैं खुद पढ़ रही हूँ, 5-5 6-6 घंटे पढ़ना, फिर उनमें से क्वेश्चन निकालना, तैयार करना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं है, हम लोग 10-10 क्वेश्चन को ईज़िली, आप लोगों के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें मैं कम से कम 3-4 बुक्स भी ऐड कर देती हूँ, तो वो आप लोगों को याद करने में थोड़ा आसानी रहेगी। और जो कोट होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हाँ पहले से ये कोट हमने सुना हुआ है तो चलो ये तो पता ही है, इसमें हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा सा, अगर हम अल्टरनेट डे पे हम अगर लेके आते हैं इस लेक्चर को, तो भी आप लोगों को थोड़ी सी सहूलियत हो जाएगी याद करने में भी और समझने में भी। यहाँ पे एक बात और मैं बार बार कहती हूँ और आज भी कह रही हूँ कि इसको आप लोग यही सोचिएगा कि ये आप लोगों के लिए एक टेस्ट सीरीज़ है और आप लोग इस 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न के करेक्ट आंसर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये आप लोग खुद सेल्फ चेक करिएगा। और लास्ट में इसके जो आंसर्स हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ओडिपस इन द ट्रोबी एंड्स नामक कृति किसकी है? ओडिपस नाम आते ही आप लोगों के मन में एक थिंकर का नाम जरूर आता होगा, वो है फ्रायड। तो यहाँ पे जो कि 4 नाम दिया गया है, 4 ऑप्शन है थिंकर्स के, तो यहाँ पे आप लोग देखिए, मेलिनोव्स्की, रेडक्लिफ ब्राउन, M.E. स्पीरो या फिर फ्रायड। तो ओडिपस इन द ट्रोबियंट्स, अब ट्रोबियंट्स में भी आप लोगों को पता है किसने अध्ययन किया था, तो मेलिनोव्स्की ने किया था। तो यहाँ पे आप लोगों को 2 जो थिंकर्स हैं वो ऐसे मिल रहे हैं जिनके की टर्म इस बुक में मिल रहे हैं। तो ओडिपस इन द ट्रोबियंट्स नामक कृति जो है वो किसकी है, ये आप लोगों को बताना है। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जिस प्रकार टोटम से धर्म का जन्म हुआ, उसी प्रकार कौटुंबिक व्यभिचार निषेध से संस्कृति का जन्म हुआ है। ये बहुत ही एक अच्छा कोट है, एक इम्पॉर्टेंट कोट है, और इस कोट को मैंने कभी पहले नहीं देखा था, तो ये बुक में मुझे अच्छा लगा ये कोट। ये आप लोगों के लिए भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आप लोग खुद सोच के बताइएगा, और बाकी तो लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे ही। ओके, नेक्स्ट प्रश्न आज का देख लेते हैं। रिलीजन, सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल नामक कृति किसकी है? रिलीजन के बारे में किसने बात की है, सोसाइटी की बात है, और द इंडिविजुअल की भी बात करते हैं। तो ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे 4 थिंकर्स हैं, जे मिल्टन इंगर, इरावती कर्वे, रोलैंड रॉबर्टसन या फिर
R.K. मुखर्जी। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही अच्छा कोट है ये। किसी भयावह स्थिति के लिए धर्म एक भावात्मक अभिव्यक्ति है। ये कथन किसका है? जैसा कि धर्म लोगों के लिए अफीम का काम करती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना था। तो किसी भयावह स्थिति के लिए आप लोग मीनिंग उसका समझने की कोशिश करिए कि किसी भयावह स्थिति के लिए धर्म जो है वो एक भावात्मक अभिव्यक्ति है, भावनाओं से जुड़ी हुई होती है। यह कथन किसका है? लुईस ड्यूमॉन्ट, कार्ल मार्क्स, योगेन या फिर पॉल रायडिन। अगला प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं। एथिक्स एंड मॉरल साइंस, ये जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, लुसियन लेवी ब्रूल, इवांस प्रिचर्ड या फिर विक्टर टर्नर। यहाँ पे एक टर्म निकल के आ रहा है चुरंगा। यहाँ पे मैं चुरंगा, चुरंगा आखिर में क्या होता है? तो यहाँ पे मैंने 4 ऑप्शन दिया है। एक वंश है ये, या फिर एक कुल है, या फिर एक टोटम है, या फिर एक गोत्र है। अगर आप लोगों को चुरंगा के बारे में पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो आप लोग यहाँ पे फिर भी गेस करिएगा, हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो चुरंगा क्या है ये आप लोग सोच के रखिए, हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे। ओके, अगला प्रश्न। मानव एक प्रतीकात्मक प्राणी है। ये एक बहुत ही छोटा सा कोट है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट है और हो सकता है कि आगामी किसी परीक्षा में पूछ भी दिया जाए। तो ये कथन किसका है? फर्थ, कैसिरर, दुर्खीम, लेवी स्ट्रॉस। तो यहाँ पे आप लोग इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है ये आप लोग सेलेक्ट करके रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी बता दूँ, ये जो क्वेश्चन है आज की सीरीज़ लेके, आज का पूरा पार्ट लेके, आज जो है पार्ट 10 है। ये हम लोग आज 10वां पार्ट इसका इग्नू सीरीज़ का डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोग ये समझ सकते हैं कि मैं लगभग कम से कम 6-7 किताबें पढ़ के और 100 क्वेश्चन लगभग अब तक बना चुकी हूँ। तो ये जो 100 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं ये पार्ट के रूप में है, एक एक पार्ट में 10-10 क्वेश्चन हैं। और ये जो 100 क्वेश्चन आप लोगों के सामने हैं ये अपने आप में बहुत ही यूनिक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन को आप लोगों को हल्के में नहीं लेना है, मिस नहीं करना है, इसको ज़रूर ध्यान रखना है एक एक क्वेश्चन को। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि इन क्वेश्चंस की ज़रूर आप लोग एक नोटबुक बना लीजिए जिसमें कि ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को पता होने चाहिए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं कि धर्म न तो बोध ज्ञान प्रणाली है और न ही सिद्धांतों का एक संग्रह, अपितु यह एक अर्थपूर्ण अनुभव है और अनुभूत अर्थ है। यह कथन किस विचारक का है? तो यहाँ पे 4 थिंकर्स के नाम है, लुई ड्यूमॉन्ट, टर्नर, योगेन या फिर इमाइल दुर्खीम। अगला प्रश्न आज का हम लोग देखते हैं। नेचुरल सिंबल्स, ये एक स्टडी हुआ था। तो ये स्टडी जो है वो किस विचारक से जुड़ा हुआ है? नेचुरल सिंबल्स, ये प्रतीकात्मक जो अध्ययन होता है उस साइड में जाता है। तो ये नेचुरल सिंबल्स नामक अध्ययन किस विचारक से संबंधित है? पेट्रिशिया ओबेरॉय, एडम कूपर, मेरी डगलस या फिर बी मेलिनोस्की। तो ये आप लोग इसमें से करेक्ट आंसर चूज करके रखिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि प्रतीकों में समाज का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यह कथन किसका है? तो यह एक इम्पॉर्टेंट कोट है। इसमें आप लोग मीनिंग निकालने की अगर कोशिश कर लेते हैं कि प्रतीकों में समाज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, अगर आप लोग इसका मीनिंग निकाल लेते हैं तो आप लोगों को यहाँ पता चल जाएगा कि ये थिंकर कौन है जिन्होंने ये कथन कहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लुईस ड्यूमॉन्ट, इमाइल दुर्खीम, योगेन या फिर D.N. मजूमदार। तो अब हम लोग इसके आंसर को डिस्कस कर लेते हैं। आज का जो पहला प्रश्न था कि ओडिपस इन द ट्रोबियंट्स नामक कृति किसकी है? ये बुक जो है वो E.M. स्पीरो के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पे ना तो मेलिनोस्की है, ना फ्रायड है, ना रैडक्लिफ ब्राउन है। यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, E.M. स्पीरो के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ये बुक भी अपने आप में यूनिक है, इम्पॉर्टेंट बुक है। ओके, अगला प्रश्न। जिस प्रकार टोटम से धर्म का जन्म हुआ है, ये मानते ही हैं कि जैसे अगर हम दुर्खीम की बात करें तो उन्होंने कहा ही था कि जो आदिम स्वरूप था धर्म का वो टोटम ही था। तो टोटम से धर्म का जन्म हुआ है। उसी प्रकार कौटुंबिक व्याभिचार निषेध से संस्कृति का जन्म हुआ है। यह कथन कहा गया है
फ्रायड के द्वारा। अब फ्रायड ने क्या कहा है, ये कौटुंबिक व्यभिचार निषेध क्या है, तो इसके पीछे इन्होंने एक स्टोरी बताई थी और इन्होंने कहा था कि जो हम मानते हैं कि हमारा जो पूर्वज रहा है वो बानर जाति ही रहा है या हम बानर जाति के वंशज हैं। तो उन्होंने एक स्टोरी बताई है, इग्नो के बुक में स्टोरी दी गई है। उन्होंने कहा कि पहले जो बानरों का जो पूरी सेना होती थी तो उसमें एक जो पुरुष बानर होता था वो पूरी सेना का हेड होता था, मुखिया होता था। और उसमें जितनी फीमेल बंदर होती थी या बंदरियां हम कहें कि जितनी बंदरियां होती थी फीमेल होती थी तो उन सब पे उसका एकाधिकार होता था। इस प्रकार से जो बाकी उसके बच्चे रहे मेल जो बंदर होते थे उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि ये क्या बात हुई कि एक पुरुष जो है वो सारी जो फीमेल हैं उन पे एकाधिकार है उसका, फिर हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें भी इन फीमेल जो बंदरियां होती हैं उनकी हमें भी ज़रूरत है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। बाद में जो बाकी बंदर थे उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने क्या किया कि जो मुखिया बंदर था उसको उन्होंने मार दिया। मार देने के बाद इन लोगों को बाकी जो बंदर थे जिन्होंने मार दिया तो उनको बहुत ही ग्लानि महसूस हुई कि अरे ये हमने क्या किया। और बाद में इन्होंने ऐसा किया कि उनको एक टोटम के रूप में या एक कहीं एक कुल देवता के रूप में, इस तरीके से एक पूर्वज के रूप में उनको पूजा करने लगे। और इस प्रकार से धर्म की उत्पत्ति को मानते हैं कि धर्म का जो अस्तित्व है वो आता है। तो वो ऐसा मानते हैं कि जो धर्म की उत्पत्ति हुई वो डर से उत्पत्ति हुई है। वहीं पे वो ये भी कहते हैं कि जो कौटुंबिक व्यभिचार निषेध है वो हमें यहीं से दिखाई देता है कि फिर वो लोग सोचे कि नहीं, ये बाकी जब हमारे पिता की जितनी फीमेल थी वो सब पत्नियां थी तो ये तो हमारी मदर हुई या माँ हुई, तो इनसे हमारा व्यभिचार यानी कि हमारा रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। और इस प्रकार से कौटुंबिक व्यभिचार निषेध का जो है वो अस्तित्व में आता है और फिर हमें ये संस्कृति में हमें दिखाई देता है। तो इस तरीके से एक कहानी दी गई है कि फ्रायड ने इस कहानी को बताया था कि इस तरीके से किस प्रकार से धर्म की उत्पत्ति होती है और धर्म की उत्पत्ति होने से ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तो यहाँ पे मैंने कहानी इसलिए बताया कि कौटुंबिक व्यभिचार निषेध जैसे ही आप लोगों को कहीं कोर्ट में आएगा आप लोगों को तुरंत माइंड में ये आएगा कि हाँ, ये फ्रायड के द्वारा कहा गया कथन था। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रिलीजन, सोसाइटी एंड द इंडिविजुअल नामक कृति किसकी है। तो ये कृति जो है वो जे मिल्टन यंगर की है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसी भयावह स्थिति के लिए धर्म एक भावात्मक अभिव्यक्ति होता है। तो ये कथन जो है वो पॉल रैडिन का है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एथिक्स एंड मॉरल साइंस, ये कुछ ऐसे लगता है मिलता जुलता नाम कि ये शायद ना एथिक्स एंड मॉरल तो कुछ ऐसा दुर्खीम की बुक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को मॉरल साइंस दिख रहा है। तो एथिक्स एंड मॉरल साइंस जो बुक है वो लुसियन लेवी प्रूल की है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चुरंगा क्या है? चुरंगा, अब ये चुरंगा जो है ये एक टोटम होता है और ये एक ऐसा माना जाता है कि कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है या फिर एक स्टोन का, इसे हम लकड़ी भी मान सकते हैं या फिर हम पत्थर भी मान सकते हैं। तो इस पे क्या होता है कि एक डिज़ाइन कुछ ऐसे बना के उकेर के और फिर उसको ये लोग अपना टोटम मानते हैं और उसी को ये लोग चुरंगा कहते हैं। तो ये जो है ये अध्ययन जो है ये ट्रोबिएंड आइलैंड पे जो मेलिनोस्की ने किया था उसमें इसका जिक्र आता है, चुरंगा की बात की गई है। तो चुरंगा जो है वो एक टोटम है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगला प्रश्न है। मानव एक प्रतीकात्मक प्राणी है। तो ये माना जा रहा है कि
मानो क्या है, हम जो भी बातचीत करते हैं वो प्रतीक ही तो हैं। तो चाहे वो हम हाव भाव से बताएं, चाहे अपने हम कुछ बोल के बताते हैं, हम जो बातचीत करते हैं ये भी प्रतीकों से ही हम कन्वर्सेशन करते हैं। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो ये प्रतीकों से ही एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो मानव जो है वो एक प्रतीकात्मक प्राणी है। ये कथन जो है वो कैसिरर का है। तो ये आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा, कैसिरर जो थिंकर हैं ये प्रतीकात्मक जो सिंबॉलिक फील्ड है सोशियोलॉजी की, उससे जुड़े हुए हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि धर्म न तो बोध ज्ञान प्रणाली है और न ही सिद्धांतों का एक संग्रह, अपितु यह एक अर्थपूर्ण अनुभव और अनुभूत अर्थ है। ये कथन जो है वो टर्नर का है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं आज का। नेचुरल सिंबल्स नामक अध्ययन जो है वो किस विचारक से है? तो ये भी प्रतीकात्मक जो फील्ड है सोशियोलॉजी का, सिंबॉलिक्स का जो है फील्ड, उसी से रिलेटेड है। और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है मेरी डगलस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं कि प्रतीकों में समाज का प्रतिबिंब दिखाई देता है। अगर इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि प्रतीकों में जो भी सिंबल्स हैं, यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा प्रतीकों की बात तो किसी ने किया ही नहीं है। इसमें जितने थिंकर्स दिख रहे हैं, तो योगेन सिंह ने तो प्रतीकों की बात नहीं की है, मजुमदार ने भी नहीं बात की है, बच गए लुई ड्यूमोंट और एमाइल दुर्खिम। तो आखिर में प्रतीकों के बारे में किसने बात की है? तो यहाँ पे कोट को समझने की कोशिश करिए आप लोग। थोड़ा सा ऐसे ही घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। प्रतीकों में समाज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, यानी समाज की वरीयता किसने दी है, यहाँ पे ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जैसे ही आप लोग ये समझेंगे कि समाज को सर्वोपरि या समाज का प्रतिबिंब जो है वो प्रतीकों में दिखाई देता है, तो जहाँ पे समाज की वरीयता की बात होगी वहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो एमाइल तुर्खिम हो जाएंगे। तो प्रश्न ऐसे ही बहुत ही सिंपल तरीके से, अब आप लोग सोच सकते हैं कि ये कोट ऐसे ही पूछ दिया गया, फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि प्रतीकों में समाज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, ये कथन कैसा है या कौन सा थिंकर बोल सकते हैं। दुर्खिम के लिए तो हम बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे ही जो एक कॉन्सेप्ट होता है थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ दिया जाता है और इसी में कंफ्यूजन हो जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज के जो 10 क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। आप लोगों को अगर पहले से पता रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोगों के जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनमें ये क्वेश्चन ज़रूर हेल्प करेंगे। और यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स, मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।